खुशामदीद नाज़रीन, आपके प्रोग्राम कानूनी मशवरे के साथ आपका मेज़बान इमरान शेख हाज़िर है। हस्ब मामूल आपकी कॉल्स लेंगे और इमिग्रेशन के हवाले से आपके जो भी कुछ सवाल हैं उनका जवाब देने की हस्ब तौफ़ीक कोशिश करेंगे। कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं। पहली कॉल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, मैंने ये पूछना था कि जो लोग केयर लॉन्स लेते हैं, अगर वो शादी करते हैं तो उनको क्या वही अमाउंट जो है वो 16,000 की वो दिखानी पड़ेगी? और क्या किस तरह अगर वो काम नहीं करते हैं, केयर लॉन्स लेते हैं, तो क्या वो अपनी वाइफ को कहीं और कंट्री से बुला सकते हैं? प्लीज़ ये मेरा क्वेश्चन ज़रा बता दीजिए। जी बिल्कुल ठीक है। जो केयरिंग अलाउंसेस हैं फैमिली वीज़ा के हवाले से, अगर आप उसकी वजह से आप कुछ इनकम अपनी नहीं अर्न कर पाते तो आप उस एक्सेप्शंस क्लॉजेज़ में फॉल कर जाते हैं और आपके पास ये राइट होगा कि आप ये क्लेम करें कि चूँकि इन वजूहात के बिना पर आप इनकम नहीं ले रहे और इस वजह से आप अपनी जो इनकम का थ्रेशोल्ड है मेंटेनेंस का वो शो नहीं कर पा रहे, तो इस वजह से आपको जो यूके बॉर्डर एजेंसी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो एग्जाम्पशन ग्रांट करे और आपके केस को या आपके स्पाउस को जो आपके डिपेंडेंट वीज़े पर आना चाहते हैं तो उनको इस पे इजाज़त दी जाए। तो अगर ये डिपेंड ये करता है कि केयरिंग अलाउंस की जो है वो वैल्यू क्या है। अगर तो आप उसकी वजह से बिल्कुल ही काम नहीं कर पाते, कुछ ऐसी सूरत हाल है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बच्चों को, छोटे माइनर्स को लुक आफ्टर करें और इस वक्त आप सिंगल पेरेंट हैं यहाँ पे, या किसी डिसेबल की आप ऐसी केयरिंग करते हैं कि वो होली एंड फुली आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, इन सर्कमस्टांसेस के मौजूदगी में आप एक्सेम्पशन ले सकते हैं और आपको मेंटेनेंस शो नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने पूछना ये था कि जब हमने इंडेफिनेट अप्लाई किया था तो वो यूके लाइफ टेस्ट हमने तब पास किया हुआ था, तो वो साथ में भेज दिया था, उन्होंने चेक कर लिया था होम ऑफिस वालों ने। ठीक है। जब अब हमने सिटीजनशिप अप्लाई करना है तो हमें दोबारा वो यूके लाइफ टेस्ट भेजना पड़ेगा या फिर दूसरा भी साथ में कोई और भी करना पड़ेगा? नहीं, जो आपने ऑलरेडी इंडेफिनेट के वक्त भेज दिया है वो आपका टेस्ट वैलिड है और वो स्टिल जो है वो आपको कवर करेगा उसकी नेचुरलाइजेशन के लिए भी, आपको दोबारा टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, मैंने एक क्वेश्चन पूछना था कि इन्होंने एज रखी है शादी की 18 साल, तो कहते हैं कि जब आप अप्लाई करेंगे मतलब पाकिस्तान से तो उस वक्त उम्र होगी 21, लड़के की हो या लड़की की हो, तो क्या ऐसा उन्होंने कानून बनाया है कि 21 की एज हो? नहीं, वो 21 की जो एज वाला एक सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन अब उसके ऊपर उस तरीके से पाबंदी नहीं हो रही, अभी वो 18 की ही एज चल रही है। एक बीच में एक सजेशन आई थी, कुछ अर्से तक वो कानून जो है वो इम्प्लीमेंट भी रहा है, लेकिन अब वो वापस 18 के ऊपर चला गया। अब वो 21 वाली ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जी, आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये मैं एक दो सवाल है मेरे में पूछना था कि मैंने नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करना है। एक तो वो कितना टाइम लगाते हैं, दूसरा मैंने ई सोल कोर्स किया, क्या मुझे लाइफ इन यूके टेस्ट पास करना पड़ेगा या वही चल जाएगा मेरा? क्योंकि मुझे आज से 10 साल पहले इंडेफिनिट स्टे मिली थी, मैं किसी वजह से अप्लाई नहीं कर सका, तो मैं कारोबार करता था, उसमें मुझे लॉस हो गया तकरीबन 50-60,000 पाउंड का, और फिर मैंने IVA करवाया, वो स्टिल मैं पेमेंट कर रहा हूँ उनको, तो क्या ये भी मेरी नेशनैलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ सकता है? प्लीज आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू। जी बिल्कुल। पहले मुझे ये बताइए कि आपने ई सोल कब किया? ई सोल तो मुझे तकरीबन 2-3 माह हुए किए हुए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहला आपका क्वेश्चन ये है कि टाइम लिमिटेशन क्या है। सिटीजनशिप के लिए टाइम लिमिटेशन को इतना ज़्यादा नहीं है। आप नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, हार्डली वो इसका टाइम स्पैन जो है वो 2 to 4 मंथ्स है। इसके अंदर ही आपका वो इंशाल्लाह ताला वो आपको सर्टिफिकेट आ जाता है उसका। उसके बाद फिर आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं उसकी बेसिस पे। सेकेंडली क्या होता है कि आप कह रहे हैं कि जो लाइफ इन यूके या ई सोल टेस्ट का है, जो ई सोल टेस्ट है उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है जिसके साथ सिटीज़नशिप कोर्स शामिल होता है। अगर तो आपके इस कोर्स के अंदर वो सिटीज़नशिप का वो शामिल है, वो कंटेंट्स उसमें शामिल हैं, क्योंकि जो आपका जो भी एग्जामिनर होगा या आपके जो भी कॉलेज से आपने किया होगा वो अपना साथ कवरिंग लेटर के अंदर बाकायदा वो मेंशन करता है और वो यूके बॉर्डर एजेंसी की रिक्वायरमेंट है कि वो उसको मेंशन करे उसके अंदर। अगर ये सिटीज़नशिप का कोर्स है ई सोल वाला तो फिर तो ये वैलिड होगा और ये एप्लीकेबल होगा आपके हवाले से। लेकिन अगर ये सिंपल ई सोल कोर्स है विदाउट दैट सिटीज़नशिप कंटेंट
या मटेरियल, तो फिर आपको एक फ़्रेश कोर्स करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल जो 8 मार्च के बाद से नया जो टेस्ट आया है उसके मुताबिक फिर आपको करना पड़ेगा। उसके अलावा बाकी जहाँ तक आपने क्वेश्चन किया कि आप IVF आपने ले लिया और उस वजह से 10 साल पहले से आपका इंडेफिनेट है, एक तो मुझे ये एग्जैक्टली पता नहीं कि अभी IVF आपको लिए हुए कितना अर्सा हो गया है, क्योंकि उसकी भी एक लिमिट होती है इसकी वैलिड होने की। फॉर एग्जांपल अगर मैं यही समझूं कि 10 साल हो चुके हैं उसको, तो अब आपके ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा और आप स्टेट वेनेसलाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आपको होनी चाहिए। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। वैसे मेरा थोड़ा सा मसला है, आप थोड़ा उसको सुनने की कोशिश कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैंने स्पाउस वीज़ा अप्लाई किया था आज से 4 साल पहले, ठीक है, और फिर मुझे 2 साल का स्पाउस वीज़ा मिला। उसके बाद मैंने इंडेफिनिट अप्लाई नहीं किया, ठीक है, 2 साल तक मैंने इंडेफिनिट अप्लाई नहीं किया। तो अब मैंने जो है ना 6 महीने पहले इंडेफिनिट के लिए अप्लाई किया है, तो उसमें अब अभी तक मेरा कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने उन रेफरेंस नंबर वगैरह भेज दिया, बायोमेट्रिक भी हो गया, वो बायोमेट्रिक जो पोस्ट ऑफिस में जाके करते हैं वो भी मैंने कर दिया। ठीक है, तो अब वो मैं उनको फ़ोन करता हूँ तो वो कहते हैं कि अभी तक आपकी जो एप्लीकेशन है वो डील नहीं हुई, ठीक है, कंप्लीट नहीं हुई। तो भाई मेरे 3 बच्चे भी हैं, तो क्या आपका ख्याल है कि क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं मेरे? अच्छा, बच्चों का होना एप्लीकेशन के टाइम प्रोसेस को के लिए तो कोई कैटेगरी नहीं है। वैसे मैं आपको ये बताता चलूँ कि नॉर्मली इसमें जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो 6 मंथ का ही प्रोसीजर है। अगर इस वक्त तक वो डिसाइड नहीं हुआ और आपको कोई अर्जेंसी है कि आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं या और आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, फिर तो आप इसको एक्सपीडाइट करवाने के लिए उनको प्रेशराइज़ कर सकते हैं। उसके डिफरेंट तरीके होते हैं, आप उनको इंक्वायरीज़ कर सकते हैं, कंप्लेंट्स कर सकते हैं। इवन कि आप अगर ज़्यादा अर्जेंसी हो और ज़्यादा मामला संजीदा हो चुका हो तो आप हाई कोर्ट से एक डायरेक्शन भी ले सकते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अगेंस्ट और इस केस को एक्सपीडाइट करवा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है और ये महज आपकी क्यूरियोसिटी है कि अभी तक क्यों नहीं आया इसका, तो मेरा आपको मशवरा ये होगा कि आप सिंपल इंक्वायरीज़ करें और उनको अपडेट देते रहें या उनके साथ इन टच रहें और वेट करें इसका। मोस्ट प्रॉब्ली जो है आपको विद इन अ फ्यू वीक जो है इसका कुछ ना कुछ रिस्पांस हो रहेगा। एक दफ़ा जब उसकी प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है तो फिर उसके बाद वो ज़्यादा टाइम नहीं लेते। अगर आपके बायोमेट्रिक्स हो चुके हैं तो उसके बाद अब उम्मीद है कि विद इन अ फ्यू वीक आपको उसका रिस्पांस आ जाएगा। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो जी, hello, how are you? I'm fine, thank you. How are you? Good evening, sir. Thank you. I would like to know about my brother's son. He came as a student here in this country for international hotel management. Right. So he came as a student. So he's got a visa from India. So now, after 1 year, he applied for post-study visa. So he got it from the agent, and he paid £4,000 to him. Now, third time he paid. He asked for. Well, the same agent said, you come back after 2 years, and I'll put you another visa. So he came for higher skilled migrant program. So he asked for that visa and he paid another £4,000 to him. But this time the same agent put fake visa on him. So he has to go back to India. So he's in a problem, you see. So what can be done? Frankly speaking, I didn't get your question. You gave me all the facts. There was no question in it. Can you please ask me the straight question, one-line question? What exactly are you asking about? Well, I'm asking, he's got fake visa, so what can be What done? do you mean by fake visa? What do you mean by fake visa? In England, you see, he's got... Yes. What do you mean by fake visa? Has he got any allegation, deception allegation against him? Higher skilled migrant program mein. Like he was working, you see. No. So as long he has to get another visa after 2 years? Right. Let me explain. If it is a fake visa, which means if he has used any deception, so he might have been taken under the paragraph 322 or 327B, depends on which paragraph he's been taken against. So if he's been charged of this deception, so of course he's got 10-year ban at least if he's proved that he has done this deception. So if he has got a right of appeal, he can appeal that decision and ask that the decision should be set aside against him because he was not involved in it, whatever the circumstances were in it.
Secondly, if he got the visa and you think that it is fake, so you can still ask the UK Border Agency to verify it and to check it, and if it is a valid one, then you can travel on it. Otherwise, it's better to explain and clarify your position before UK Border Agency, and do not involve in any kind of deceptive elements or case preparation. So I hope you got my message, so please take it carefully. Thank you. Next call लेते हैं. Hello. Hello. ओके मैं इस जो भी लास्ट कॉल जो है ये सवाल से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूँ. ऐसे कई साहिबान, ऐसे कई जो दोस्त हैं वो क्या करते हैं, मुख्तलिफ कंसल्टेंट्स के वाले से जब केस अप्लाई करते हैं, पहली बात तो ये कोई इंक्वायरी नहीं करते कि आया वो दे आर वैलिड पीपल टू गिव दैट अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन और एडवाइस टू दैम. तो उसके लिए बेहतर तरीक़ाकार ये होता है कि आप जो होम ऑफिस की जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर भी लिस्ट मौजूद हैं. लॉ सोसाइटी की वेबसाइट के ऊपर जितने भी रेगुलेटरी सोलिसिटर्स हैं या कंसल्टेंट्स हैं आपको OISC की वेबसाइट पर मिल जाएंगे. तो अब बेटर है कि आप पहले चेक कर लें कि जिस बंदे से आप अपनी एडवाइस लेने के लिए जा रहे हैं क्या वो उस एडवाइस को देने का अहल भी है या नहीं, कहीं वो आपका पैसा और वक्त बर्बाद तो नहीं करेगा. तो काइंडली इसको ज़रूर मेक श्योर कर लिया करें. नेक्स्ट कॉल लेते हैं. हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. मुझे और मेरे बेटे को अभी इंडेफिनेट वीज़ा मिला है, इंडेफिनेट लीव टू रिमेन. स्पाउस वीज़े पे हम आए थे सेटलमेंट. ठीक है. तो अभी मेरे लिए तो यहाँ पे 3 साल के बाद मैं ब्रिटिश के लिए अप्लाई कर सकती हूँ. तो क्या मैं अपने बेटे के लिए उससे पहले ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकती हूँ? देखिए, अगर तो उनको भी अभी ही मिला है, इंडेफिनेट लीव टू रिमेन मिली है, तो टेक्निकली तो उनको भी आपके साथ ही वो नेशनलिटी मिलेगी क्योंकि वो आपके साथ ही ट्रैवल कर रहे हैं, उनके पेपर्स इसी लिहाज से बन रहे हैं. अगर उनकी इंडेफिनेट जो है या अगर उनकी बर्थ उसके बाद हुई होती जब आपको इंडेफिनेट मिलता या आपके स्पाउस के पास होता तो फिर वो सिचुएशन डिफरेंट होती. मौजूदा सर्कमस्टांसेस जो आपने मुझे ब्रीफली बताए हैं उसमें तो वो आपके साथ ही वो अप्लाई करने के एलिजिबल होंगे, लेकिन उसके लिए आपको 3 साल का वेट करने की ज़रूरत नहीं है. इंडेफिनेट के बाद अगर आपने ओवरऑल जो है वो पीरियड पूरा कर लिया हुआ है तो फिर इसके बाद आप 12 मंथ्स के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं. इसके बाद फर्दर आपको 3 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं होगी. जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं. हेलो. फर्दर आपको 3 साल वेट. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. सर शेख साहब मेरा एक क्वेश्चन है सर, वो ये है कि स्टूडेंट यहाँ से अपना स्पाउस वीज़े में स्विच कर सकता है. सेकंड क्वेश्चन ये कि स्पाउस FLRM को कितना टाइम लगेगा और ESOL B2 यूज़ हो जाएगा उसमें, प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन करें. ओके, पहला क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट जो है स्विच कर सकता है स्पाउस में कि नहीं कर सकता. ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप इसको अगर एक कहें कि प्रॉपर जो वीज़ा अप्लाई करना चाहिए तो उसमें तो आपको वापस बैक कंट्री जाकर ही अप्लाई करना चाहिए, लेकिन आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं जिनको कि आप जब आप प्रेजेंटेशन अपनी देते हैं तो उसमें आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं और आपका वीज़ा यहाँ से भी एप्लीकेशन एंटरटेन हो सकती है. हमने खुद ऐसे कई केसेस किए होते हैं और हमारे पास उसका सक्सेसफुल रिज़ल्ट मौजूद होता है, तो वो पॉसिबिलिटी है. सेकेंडली आपकी एक ये क्वेश्चन था कि अभी कितना टाइम लगता है. टाइम इसमें जो है वो अप टू 180 डेज़ जो है वो इसमें लग सकते हैं, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स. और जो आपने दूसरा किया कि ESOL जो है सर्टिफिकेट B2, अभी ये स्पाउस वीज़े के लिए जब आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसमें तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप नहीं देना है. जब आप इंडेफिनेट के लिए जाएंगे उस वक्त जो है लाइफ इन UK या ESOL सिटीजनशिप के हवाले से आप टेस्ट वगैरह पास करते हैं. अगर आप स्टूडेंट वीज़े में ही रहते हैं तो फिर आपको उसकी वजह से B2 का सर्टिफिकेट देना होगा, अदरवाइज सिर्फ C1 भी जो है वो आपके लिए सफिशेंट होगा. जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं. हेलो. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सर मैं स्टूडेंट यहाँ पे आया था 2003 अगस्त में जी, और मेरा जो वीज़ा इशू हुआ था वो हुआ था जुलाई 2003 में, लेकिन विद इन 20 डेज में इन हो गया था यहाँ पे. सो मैं जो अप्लाई करूँगा तो 20 डेज बिफोर जो मेरा फर्स्ट वीज़ा इशू हुआ था उस पे, या मैं इंटर इस मुल्क में हुआ था उस डेट से शुरू होगा. और सेकंड मेरी वाइफ को अभी 8 साल हो चुके हैं इस मुल्क के अंदर, तो क्या वो मेरे साथ अप्लाई कर सकेंगी? ओके ठीक है. जहाँ तक आपका पहला क्वेश्चन है उसमें तो ये स्ट्रेट बात है कि आपके जो ड्यूरेशन है वो 10 ईयर्स ड्यूरेशन जो है वो काउंट होती है, लेकिन चूँकि आपका पीरियड इतना क्लोज हो चुका है कि आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो अपनी डिस्क्रेशन जो है वो एक्सरसाइज करें और आपको ये जो 1 और 2 मंथ्स का जो भी लैप्स है या जो भी कमी है उसको इग्नोर करते हुए वो आपको
आपका वीज़ा ग्रांट करे, और वो इसमें उनके पास ये पावर्स मौजूद हैं, वो उसको एंटरटेन कर सकते हैं और वो करते हैं। ये 1 और 2 मंथ्स इन ह्यूज पीरियड ऑफ 10 ईयर जो है वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करते। अगर आपके पास वीज़ा नहीं है, अगर आपके पास वीज़ा है तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसको टाइम अपना पूरा करके फिर 20 डेज़ पहले आप वैसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक आपकी वाइफ का सवाल है, वाइफ को चूँकि उनके उसमें अभी उनको कम से कम 2 साल का जो पीरियड है वो भी उनका बाकी है वो टाइम स्पैन पूरा करने के लिए, तो मेरी आपको सजेशन यही होगी कि आप अभी फ़िलहाल जो है उनको एज ए अपना डिपेंडेंट ही लेकर चलें, क्योंकि ये कंसिडरेबल पीरियड है। इस पे उनको अपनी जो डिस्क्रेशन एक्सरसाइज करने में काफ़ी दिक्कत होगी, और उनको मुश्किल में ना डालें तो आप मुश्किल में पड़ने से बच जाएंगे। तो मेरा मशवरा आपको यही है कि आप अभी इनको अपने साथ डिपेंडेंट रखें। जो इनका पीरियड पूरा होता है तो फिर उसके साथ उनको अपने साथ या उनका जो है जो ILR के लिए अप्लाई कर दीजिए। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी मुझे अपने कज़न के बारे में आपसे क्वेश्चन जी पूछिए। उन्होंने अपना केस जमा कराया था लास्ट सितंबर 18 को। 7 साल उनके बच्चों को इधर हो गए थे और उनके हस्बैंड को 10 साल हो गए थे, और उनका बायोमेट्रिक जो है पूरी फैमिली का आया था 4 मार्च को, सिवाय एक छोटे बच्चे के जो स्पेलिंग मिस्टेक थी। तो अभी उसका भी बायोमेट्रिक जो है 16 सितंबर को अप्रैल को हो गया। तो अब ये काउंट होगा 4 मार्च से डिसीजन आने के लिए, या जब वो लास्ट बेबी का भी दिया तो उसके बाद कितना टाइम लगेगा? यानी मुझे इसका आंसर प्लीज चाहिए, और उनका यानी क्या डिसीजन, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव क्या होएगा? एक मुझे बता दीजिए कि जो आप बता रहे हैं 10 साल हो गए और 7 साल हो गए, ये उनका पीरियड लीगल स्टे है यहाँ पे या उसमें कुछ लीगल और इलीगल मिक्स है? नहीं, वो तो उन्होंने जो 7 साल बच्चों की वो आती है ना पॉलिसी में, उन्होंने किया, और उनके हस्बैंड ने लीगल नहीं था, 10 साल की लीगल। ठीक है, बस ठीक है, मैं आई गॉट इट, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, जहाँ तक आपका ये क्वेश्चन है कि टाइम कितना लगेगा, इसमें टाइम की जब आप मेन एप्लीकेशन आप फाइल करते हैं वो टाइम वहाँ से शुरू होगा, उसकी फाइलिंग से, ना कि बायोमेट्रिक से। तो बायोमेट्रिक जो है वो क्राइटेरिया नहीं है, एप्लीकेशन का फाइल करने का टाइम जो है वो क्राइटेरिया है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि इसमें स्कोप क्या है। 7 ईयर्स की बेसिस के ऊपर जो अभी जो रूल्स आए हैं, जो नया उसमें अमेंडमेंट करके उन्होंने इंक्लूड किए हैं, उसके मुताबिक अगर उनको बच्चे को यहाँ पे 7 साल रहते हो चुके हैं तो वो इंटाइटल हो जाते हैं लीव टू रिमेन के लिए। जो 30 मंथ्स की जो लीव है इनको इनिशली मिल जाएगी, उसके ऊपर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और चूँकि बच्चे को लीव मिल जाएगी तो उसकी बेसिस पे चूँकि उनके जो पेरेंट हैं उनकी पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उस पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बेस के ऊपर उनके जो फादर हैं, जो चाइल्ड के जो फादर हैं, उनको भी यहाँ पे जो है वो स्टेटस मिलने के काफ़ी इम्कानात है। डिपेंड ये करता है कि आपने प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी और एक अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन की है। और टाइम जहाँ तक मैंने आपको बताया वो 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट एप्लीकेशन है, ये इसका स्टैंडर्ड टाइम है। लेकिन इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एग्जैक्टली कितना पीरियड लग जाता है। चूँकि इसमें कुछ मिस्टेक आ गई, बायोमेट्रिक का एक नाम गलत हो गया, तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम में थोड़ा सा आप कुछ वीक जो ऐड कर लें, क्योंकि वहाँ पे तो ह्यूमन बीइंग बैठे होते हैं तो वो भी टाइम थोड़ा सा ले लेते हैं इसमें। तो आई थिंक इट्स ऑल प्रोसीजरल और नेचुरल कोर्स है ये। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ सर, मेरी थोड़ी सी ज़्यादा लंबी बात हो जाएगी, मैं बस 2-3 छोटी कर दें प्लीज़ पूछने मेरे के भाई, लिए। इतना लंबा टाइम नहीं है। जी ठीक है। एक मैंने ये पूछना था, मुझे 15 इयर्स हो गए यहाँ पर रहते हुए, तो मेरा केस CAU वाले हैंडल कर रहे थे, तो मुझे एक सोलिसिटर्स ने मशवरा दिया कि मैं FLR डाल दूँ अपने बच्चों की बेस पे, क्योंकि उनके पास रिफ्यूजी स्टेटस था, तो वो डाल दिया मैंने FLR। तो अब तकरीबन मुझे बायोमेट्रिक्स दिए हुए 10 वीक हो गए हैं, 9 से 10 वीक्स हो गए हैं, अभी तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया बायोमेट्रिक्स के बाद। तो कितनी देर लेंगे वो मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। और एक क्वेश्चन ये पूछना था कि अगर मुझे वो बायोमेट्रिक्स लिए इन्होंने FLR वालों ने, तो वो मुझे अगर 2.5 साल का वीज़ा देते हैं तो क्या मैं 2.5 साल का एक वीज़ा और उसके बाद दोबारा मुझे फिर 2.5 साल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद मैं इंडेफिनेट अप्लाई कर सकता हूँ, या मुझे 2.5 साल का 10 साल तक वीज़ा लेना पड़ेगा? ठीक है। अच्छा, जहाँ तक आप पहला क्वेश्चन, वही टाइम ड्यूरेशन स्टैंडर्ड टाइम 6 मंथ है, तो आप जिस दिन आपने एप्लीकेशन फ़ाइल की है बायोमेट्रिक वो आपको 8-10 वीक हो चुके हैं। मैं अज्यूम करता हूँ कि इसमें 3 से 4 माह जो हैं वो हो चुके हैं। आपको 2-1 माह तक एटलीस्ट और वेट करना पड़ेगा उसका रिस्पांस लेने के लिए। सेकंड क्वेश्चन, 2.5 साल का अगर वीज़ा अगर आपको लग के आता है इस बेसिस के ऊपर, बच्चों की बेसिस के ऊपर, तो वो 2.5 साल की आपको
4 जो हैं वो उसको स्पैन्स जो हैं पूरे करने पड़ेंगे 10 साल पूरा करने के लिए। अगर वो आपको रेफ्यूजी स्टेटस के अंदर ही मिलती है लीव, अगर वो 3 साल की लीव देते हैं, FLRO के अंदर तो आपको वो लीव नहीं दे सकते, लेकिन अगर आपके सर्कमस्टेंसेस वो कंसीडर करते हैं और आपको 3 साल की लीव ग्रांट करते हैं तो उस सूरत में आपको 3-3 साल की 2 लीव जो है वो 2 स्पैन गुजार के 6 साल के बाद इंटाइटल होते हैं। लेकिन FLRO में ये बात आप 90% आप इसके ऊपर श्योर रहें कि आपको 2.5 साल के 4 स्पैन पूरे करने होंगे और तब आपका 10 साल का पीरियड कंप्लीट होगा। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो, वालेकुम सलाम। जी मेरा सवाल है, उसका जवाब मुझे ठीक से दे दें। जी मैं पूरी कोशिश करूँगा। मैं ना अपने पार्टनर के साथ रहा हूँ, अनमैरिड पार्टनर, एज ए अनमैरिड पार्टनर। ठीक है। उनके पास रेफ्यूजी स्टेटस अभी उनको 2-3 महीने पहले मिल चुका है, इंडेफिनिट। ठीक है। उनसे मेरा एक बेबी है, उनके पहले बच्चे मिले, उनसे मेरा एक बेबी है इधर। तो बेबी की नेशनलाइजेशन हो गई। ठीक है। तो उसके बेस पे मैं अपने बेबी के बेस पे पहले भी मैंने डिप पे केस डाला था, FLRO, वो रिफ्यूज हो गया था। तब मेरी पार्टनर जो थी प्रेगनेंट थी, अभी बेबी जो 2 साल का हो गया, पौने 2 साल का, उस बेस पे मैं डालता हूँ। तो मेरे कितने चांसेस डालनी चाहिए या फ्रेश एप्लीकेशन मेरा चांसेस हैं? जी आपका जो ओवरऑल सर्कमस्टांसिस हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो सिग्निफिकेंट है इस हवाले से कि आपका केस काफ़ी अच्छा प्रिपेयर हो सकता है। नंबर 1 रीज़न ये है कि आप बेबी को आपके बोर्न हुए 2 साल से ज़्यादा पीरियड हो चुके हैं, विच मीन्स कि आप 2 साल से आप बीइंग अनमैरिड पार्टनर भी रह रहे हैं, तो आपके पास एक तो वो भी रिटेन राइट्स आ जाते हैं कि आप किसी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में हैं फॉर द लास्ट मोर देन 2 ईयर्स। एक तो आपके पास ये ग्राउंड आ जाती है। सेकेंडली ग्राउंड आती है क्योंकि आपके पास बेबी है और आपके ऊपर एक पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उस बुनियाद पर भी आप सेपरेटली क्वालिफाई कर जाएंगे यहाँ पर स्टेटस लेने के लिए और लीगल स्टे लेने के लिए। तो दोनों वजूहत को मिला के भी केस किया जा सकता है, इंडिपेंडेंटली दोनों में से भी किसी बेसिस पे आप केस कर सकते हैं। ज़रूरत सिर्फ इस चीज़ की है कि आप अच्छे तरीके से आप कंसल्टेशन लीजिए, तमाम डॉक्यूमेंट शो कीजिए, पिछला पूरा रिकॉर्ड अपने सॉलिसिटर को दिखाइए और उसके बाद फिर ये जो है अपनी एप्लीकेशन फ़ाइल कीजिए। इसमें चांसेस जो हैं वो अबव 90% आपको चांसेस होने चाहिए, विच इज़ आलमोस्ट 100%। सो इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है एनीवे। जी अच्छा, साथ साथ मैं अपने नाज़रीन को ये भी बताता चलूँ कि हमारा ईमेल एड्रेस जो है वो स्क्रीन पे आप देख लेंगे। कुछ कॉल्स ऐसी हैं जो डिटेल होती हैं या कुछ लोग जो कुछ बातें अगर ओपनली नहीं भी कहना चाहते वो हमें ईमेल कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स भेजना चाहते हैं हम वो भी हमें भेजिए। हमारे पास ईमेल्स की काफ़ी एक बड़ी तादाद आती है, कोशिश करते हैं कि जितनी पॉसिबल हो सके ईमेल का जवाब दें। जी इसके साथ ही कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने ना नेशनैलिटी के लिए अप्लाई किया था अक्टूबर 2011 में। तकरीबन मुझे 18-19 महीने हो गए हैं और मैं कई 4 दफ़ा MP के पास से होके आ गया हूँ, वहाँ उससे लेटर लिखवाए हैं। खुद भी मैंने होम ऑफिस टेलीफोन करके कई दफ़ा पता किया तो वो कहते हैं कि आपकी दरख्वास्त जो है ना प्रोग्रेस में है। तो मुझे बताएं मैं इससे कैसे जान छुड़ाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या करूँ मैं। बिल्कुल आपको जान छुड़ाने का रास्ता बताते हैं, बड़ा आसान रास्ता है और ये कानून में मौजूद है ये रास्ता। आप उनको अपने वकील के ज़रिए एक प्री एक्शन प्रोटोकॉल लेटर भेजिए जिसमें आप उनको ये बताएंगे कि अगर आप विद इन 21 डेज़ या 14 डेज़ अगर आपके केस को प्रोसेस नहीं किया जाता तो आप जो है वो हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करने जा रहे हैं जो कि जुडिशल रिव्यू पिटीशन होती है। तो आप उनको ये लेटर लिखिए अपने वकील के तवस्सुत से। अगर फिर भी वो आपका जवाब नहीं देते तो आप 21 दिन के बाद आप हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट से डायरेक्शन लीजिए, तो वो हाई कोर्ट उनको बाउंड करेगी कि एक ख़ास टाइम स्पैन के अंदर जो है वो उसको डिसाइड करें। आपको ज़्यादा लंबा ना MPs के पास जाने की ज़रूरत है, ना वेट करने की ज़रूरत है। आपके पास कानूनी रास्ता मौजूद है, आप उसके ऊपर फौरी तौर पर अमल कीजिए। कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एक्चुअली मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि मेरी सिस्टर ने यहाँ UK से स्पाउस वीज़े के लिए अप्लाई किया था। उनके हस्बैंड जो है वो ब्रिटिश और वर्क वीज़े पे हैं यहाँ पे, तो उनको 15 महीने के बाद उनकी एप्लीकेशन वापस कर दी और कहा कि मतलब आप यहाँ से अप्लाई नहीं कर सकते। तो उनको अपील का राइट दिया है और उनके हस्बैंड का इनडेफिनिट होने वाला है जून के अंदर। तो आया ये रिव्यू के लिए जा सकते हैं वो एप्लीकेशन के लिए? और सेकंड क्वेश्चन ये है कि कुछ इन्फॉर्मेशन बताएंगे कि एंटरप्रेन्योर जो जिन्होंने किया हुआ है वो क्या जॉब कर सकते हैं, वो कितने आवर्स अलावा है उनको?
जी ठीक है। जहाँ तक पहला क्वेश्चन आपका कि अपील का राइट मिला है और उसमें क्या वो रिव्यू कर सकते हैं, एक बात ये ज़हन में रख लीजिए, इन कंट्री आपको रिव्यू का राइट नहीं होता। जब आप यूके के अंदर मौजूद हैं और कोई आपने एप्लीकेशन फ़ाइल की है, वो रिफ्यूज़ हो गई है, उसके बाद आपको अपील का राइट मिल गया है, आपके पास इन कंट्री रिव्यू का राइट नहीं है। आप फ्रेश एप्लीकेशन मेक करना चाहें वो आप कर सकते हैं, आप अपील करना चाहें वो आप अपील कर सकते हैं, रिव्यू का राइट नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है आपका एंटरप्रेन्योर के वाले से। एंटरप्रेन्योर में जो आप कह रहे हैं कि उस वाले से क्या आप मैं एक्चुअली आपका फ्रैंकली स्पीकिंग एग्जैक्टली जो है ना वो समझ नहीं पाया कि क्या कह रहे हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर के वाले से आपके सबसे पहले ये ज़हन में रखिए कि जो भी आप अगर आप स्विच करना चाहें यहाँ से आप स्विच कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन काम नहीं आप कर सकते। मतलब आप एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट में हैं तो कुछ टर्म्स के अंदर जो है आप एंटरप्रेन्योर अप्लाई कर सकते हैं, पीएसडब्ल्यू में आप उसमें भी आप स्विच कर सकते हैं। लेकिन जब आप एंटरप्रेन्योर में आप चले जाते हैं तो उस वक्त फिर आप वही बिज़नेस आप करेंगे जिस बिज़नेस के लिए आपको वो वीज़ा मिला है। उसके अलावा आपके पास वर्क की परमिशन, एम्प्लॉयमेंट की परमिशन नहीं होगी, आप एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते उसके अलावा कहीं और पर, अनलेस कि आपके वीज़े में उसकी कोई स्पेशल कोई कैटेगरी है, लेकिन जो कि बहुत रेयर है। तो अब ये चीज़ें में रखिए कि आप जिस वीज़े पर हैं आप सिर्फ वही काम आप कर सकते हैं। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जनाब मेरे 2-3 सवाल हैं। 2-3 सवाल हैं जी, फरमाइए। जी पहला सवाल ये है कि मैं 2010 में इधर शादी करके स्पोर्ट्स वीज़े पर आया था। बहुत अच्छा किया। तो उसके बाद तकरीबन लास्ट सितंबर में मेरी वाइफ पाकिस्तान गई थी, कोई इमरजेंसी थी 4 वीक के लिए। ठीक है। तो मुझे कोई कानून का पता नहीं था इतना, तो तकरीबन लास्ट जनवरी में कोई कानून चेंज हुए थे। ठीक है। तो उसके बाद तकरीबन मैं 6 मंथ जो ओवर स्टे हो गया। ओके 6 मंथ ओवर स्टे हो गया। क्या करूं, काम की इजाजत भी है या नहीं है, दूसरा मैं अप्लाई कर सकता हूं या नहीं कर सकता, क्या करूं? देखिए है तो वाइफ के साथ ही रह रहा हूँ, वाइफ के पास रह रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। सिचुएशन ये है कि ऑफ कोर्स अगर आपका वीज़ा ओवर स्टे हो रहा है तो विच मीन्स आपने उसको एक तो आपने कंडीशन ब्रीच की, अपने उसको रेगुलराइज नहीं करवाया, एक्सटेंड नहीं करवाया, तो उसमें मेन चीज़ तो ये है कि आप एक फ़र्दर एप्लीकेशन फौरी तौर पे कीजिए, उसमें अपने तमाम सर्कमस्टांसेस लिखिए और वो रीज़न भी जिस हद तक पॉसिबल है उसको आप उसमें लिखिए कि आप किस वजह से आप अप्लाई नहीं कर सके। तो ह्यूमन एरर भी कुछ एक्सेप्टेबल होती है किसी हद तक, तो अगर आप उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास इतनी पावर्स हैं कि वो अपनी डिस्कशन यूज़ करते हुए आपके स्टेटस को वापस जो है वो रेगुलराइज कर दें और आपको दोबारा जो है वो स्टे दे दें। तो इसमें कोई इतना भी बड़ा मज़ायका नहीं है, लेकिन ज़रूरत ये है कि आप एक अच्छी प्रेजेंटेशन दें। तो आप अपना केस किसी सोलिसिटर को दिखाएँ, वो उसको अच्छे से प्रिपेयर करके फ़ाइल करें, उम्मीद है आपका स्टेटस मिल जाएगा वापस। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था कि एक तो मेरा ना मैं नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना चाह रहा था, तो मेरे ड्राइविंग लाइसेंस पे 6 पॉइंट हैं। तीन एक दफ़ा मिले थे, 3 एक दफ़ा मिले हैं। तो किस ऑफेंस में मिले हैं आपको, क्या चार्ज किया था? स्पीड कैमरा की वजह से। सॉरी, स्पीड कैमरा की वजह से ना SP30 के 3 पॉइंट मिले हैं। ठीक है। तो दूसरे 3 पॉइंट कह रहे थे कि आप नेशनलिटी अप्लाई नहीं कर सकते, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता प्लीज। तो मेरा अनडेफिनेट हुआ था लेगेसी में मार्च 2011 में, तो ये भी आप लेगेसी में मेरा केस अनडेफिनेट मिला था मुझे। ठीक है। तो मैं अब अप्लाई करना चाह रहा था, प्लीज अगर आप बता दें। जी इसमें मेरे भाई सबसे पहली गुजारिश ये है, इसमें सबसे पहली चीज़ ये है, जो ड्राइविंग ऑफेंसेस होते हैं वो पर्टिकुलरली जो क्रिमिनल ऑफेंसेस में फॉल नहीं करते, तो इस वजह से इसलिए आपको ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ ये ज़रूरी है कि जब आप अप्लाई करेंगे तब आप ये मेंशन करें और वो सर्कमस्टांसेस जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के कॉलम होता है या साथ एक कवरिंग लेटर बना के कि किन सर्कमस्टांसेस में आपको ये जो है वो पॉइंट्स लगे हैं और आपने उसका क्या किया, आया ये सर्व हो चुके हैं, यानी कि आप इसको ये कन्विक्शन स्पेंट है या नहीं है, या आपने इसके ऊपर कोई केस किया नहीं किया, जो भी सिचुएशन है वो उसमें आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन के कॉलम में दे दीजिए। इसको छुपाइए नहीं, अगर आप बता देंगे तो वो आपकी नेशनलिटी को विद होल्ड नहीं करेंगे इसमें। अगर आपके ऊपर कोई और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है या कोई ऐसा पैटर्न ऑफ आपके ऐसे ऑफेंसेस नहीं आपके ऊपर आ रहे कि आप बार बार आदी हैं इस काम के, इस चीज़ के करने के, तो आपको इसकी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ज़रूरत ये कि आप अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करें और ब्रीफ करें, आपका जो है नेशनलिटी आपको मिल जाएगी। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। और सॉरी, फोन कट जाने की वजह से पूरा सवाल कंप्लीट नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, कीजिए आप। और वो मैंने अपने बेटे का बताया था कि उसके इनडेफिनिट लीव्स हैं, तो उसके डैड के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, तो क्या उस बेस पे उसका मैं अपने से पहले अप्लाई कर सकती हूँ? आपको अपने से पहले से क्या मुराद है? आपको कितना टाइम ड्यूरेशन हुआ है टोटल यहाँ पे यूके में? मुझे यहाँ पे 2 साल से ज्यादा का अर्सा हो गया है। तकरीबन मार्च में 2 साल मुकम्मल हुए हैं, तो इंडेफिनेट भी मिल गए हैं। नहीं, आप अपने से पहले इस वजह से नहीं कर सकती। उसकी एक रीज़न ये है कि पहली बात आप ये चीज़ क्लियर कर लीजिए कि अगर आपका जो बेबी है उसके पैदा होने से पहले ही आपके हस्बैंड के पास ब्रिटिश नेशनलिटी थी या एटलीस्ट इंडेफिनेट स्टे था। हाँ, उनके पास ब्रिटिश नेशनलिटी पहले ही थी, 10 साल से। तो फिर आपको इंडेफिनेट अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो तो स्ट्रेट वे जो है वो अप्लाई कर सकते थे बच्चे के लिए, स्ट्रेट वे वो पासपोर्ट अप्लाई कर सकता था। आपको तो उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे काटे हैं। जी देखिए, मेरी बात सुनिए, आप एक बात समझिए। चूँकि बच्चे के जो फादर हैं वो ब्रिटिश नेशनल हैं और बच्चा जब पैदा हुआ वो फादर उस वक्त भी ब्रिटिश नेशनल थे, तो आप स्ट्रेट वे जो है वो उनके लिए नेशनलिटी अप्लाई कर सकती हैं बच्चे के लिए। वो स्ट्रेट वे बल्कि नेशनलिटी भी नहीं, वो पासपोर्ट अप्लाई करेंगे क्योंकि वो बॉर्न ब्रिटिश हैं, क्योंकि उनके फादर ब्रिटिश हैं, तो उनको ये कोई भी टाइम जो है वो पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप यू गेट माई आंसर। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग सर। मैं वर्क परमिट में इसमें टेक वे कंपनी में काम कर रहा था। ठीक है। और उन्होंने मेरे पास तो लगभग 2 साल 9 महीने का वर्क परमिट था, और मेरे को बीमारी की वजह से उन्होंने आगे वीजा देने के लिए मना कर दिया। और मेरे को वर्क परमिट पे उन्होंने लिखा था कि 48 to 50 आवर्स आप काम करेंगे, जबकि मेरे से लगातार कंटिन्यू 70 आवर्स मेरे से वर्क काम लेते रहे हैं। और सेकंड, अब मेरे को नेक्स्ट स्पॉन्सर जो मिला है वर्क परमिट देने के लिए 3 साल के लिए, तो मेरे को परमानेंटली रेजिडेंशियल अप्लाई आफ्टर 5 ईयर मैं कर सकता हूँ, या मेरे को आगे और वर्क परमिट चाहिए होगा सर? पुराना काउंट होगा मेरा इसके अंदर? जी ठीक है। अच्छा, पहला आपका क्वेश्चन ये है कि जो आपके जो आवर्स अदा किए, अगर आपको अपने एम्प्लॉयर से रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई भी कंप्लेन है या शिकायत है, उन्होंने आपको मिसट्रीट किया या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम की, आप उसके लिए एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल के पास रब्ता कर सकते हैं और उनके ज़रिए आप उनके अगेंस्ट तमाम प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं अपने एक्स एम्प्लॉयर के अगेंस्ट। जहाँ तक आपका दूसरा क्वेश्चन है कि पिछला पीरियड जो वो काउंट होगा या नहीं होगा, जिस दिन से आप इस मुल्क में वर्क परमिट में आए हैं उसके बाद आपके जितने भी वर्क परमिट स्विच होंगे, आपका स्पॉन्सर स्विच होगा, एज लॉन्ग एज आपकी कैटेगरी वो सेम है, तो आपका तमाम जो पीरियड है उसमें काउंट होगा। जो ही आपके 5 साल का पीरियड पूरा होगा, आप इंटाइटल होंगे ओल्ड रूल्स के मुताबिक इंडेफिनेट लीव अप्लाई करने के लिए, क्योंकि नए रूल्स में इसमें इंडेफिनेट लीव जो है वो नहीं मिलती। तो चूँकि आप पुराने रूल्स में आप स्टिल इंटाइटल होंगे अप्लाई करने के लिए। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है कि जेडे नेशनल लोग ने, सॉरी आप थोड़ा ऊंचा बोलेंगे प्लीज़, मुझे कोई आवाज़ कम आ रही है आपकी। यानी यूरोपियन यूनियन ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪੀਰੀਅਡ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹਣ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ यानी शादी करके ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਮ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਹੀ ਸਿਰਫ ਕਰ ਸਕਦਾ? जिस तरह अगर मैं आपका क्वेश्चन समझाऊँ कि अगर आप ऑलरेडी यूरोपियन हैं तो फिर आपके पास जो नेशनलिटी है, आपका जो स्पाउस होगा, चूँकि वो आपका फैमिली मेम्बर होगा, तो वो उसी नेशनलिटी के लिए क्वालिफाई करेगा जिस नेशनलिटी में आप ऑलरेडी हैं। अगर आपके पास यूके में कोई स्टेटस मौजूद है तो आप उसको उसके साथ अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास यहाँ पे रेजिडेंट परमिट है या परमानेंट रेजिडेंसी आपके पास, या बाद में आप नेशनलिटी भी ले लेते हैं अगर कुछ सर्कमस्टांसेस में, तो जो स्टेटस आपका चेंज होगा, आपके स्पाउस का स्टेटस आपके साथ चेंज होगा, इला ये कि उन्होंने उसके अलावा कोई ड्यूरेशन यहाँ पे पूरी की हो। तो अगर आप जिस भी कंट्री में आप जाते हैं, यूरोप में रहते हैं इंक्लूडिंग यूके में, तो आप अपने स्पाउस को वहाँ पे बुला सकते हैं, क्योंकि आप मेंबर हैं यूरोपियन यूनियन के, यूरोपियन स्टेट्स के मेंबर हैं, तो उसके सिटीजन के तौर पे आपके जो स्पाउस हैं वो भी आपका फैमिली मेंबर हैं, वो भी इसके लिए क्वालिफाई करती हैं। तो आपको इसमें किसी भी जगह पे रहने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जी वालेकुम सलाम। मुझे जी एक आपसे क्वेश्चन करना है कि मैंने अभी इंडेफिनिट अप्लाई किया हुआ है और मेरे पास पहले स्पाउस वीज़ा था 2 साल का, और मैं ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि आप ये इंडेफिनिट के कितने साल के बाद मैं पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? ओके, आपको टोटल कितना ड्यूरेशन हो गया यहाँ पे? मुझे 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो गए हैं आपको यहाँ पे टोटल? जी। अच्छा, आपका स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर जो होता है कि आपको 5 साल का जो पीरियड है वो पूरा करना पड़ेगा। नॉर्मली जो है इंडेफिनिट के बाद आपको 12 मंथ्स का पीरियड होता है, लेकिन अगर आपका पीछे पीरियड पूरा नहीं होता तो फिर आपको ये पूरा 5 साल का पीरियड पूरा करके आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। हेलो, टीवी की आवाज़ अगर बंद करेंगे तो कुछ मुझे सुन पाएंगे, कुछ मैं सुना पाऊंगा। ओके सर, बड़ी आवाज आ रही मेहरबानी सर? जी, आप हेलो फरमाइए। सर, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, फरमाइए आप। अच्छा सर, मैं ये पूछना था कि क्वेश्चन ये था कि मुझे 3 साल हो गए यहाँ ना स्टूडेंट आए, ठीक है, 6 माह मेरे अभी रहते हैं वीजे के ना, और जी जी, तो स्टूडेंट यहाँ साइलम कर सकता है? क्योंकि मैं पाकिस्तान में क्राइम रिपोर्टर था ना अखबार में, तो कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है? जैसे ऐसा क्वेश्चन करना नहीं चाहिए, मुझे खुद पता है, बड़ी लेकिन अक्लमंदी सर की बात मैं आपने की कि ऐसा क्वेश्चन करना नहीं चाहिए। तो लेकिन मैं आपको एक जेनेरिक सी एडवाइस देना चाहूँगा कि देखिए, असाइलम अप्लाई करने की कुछ रीज़न्स होती हैं कि कोई बंदा असाइलम क्यों अप्लाई करेगा। उसको कोई जान का ख़तरा है, उसको कोई प्रॉब्लम है वहाँ पे, तो उसी वजह से वो असाइलम अप्लाई करेगा। आप जहाँ पे अपने स्टेटस बता रहे हैं, जो सर्कमस्टेंसेस बता रहे हैं, आपको 2.5 साल एटलीस्ट यहाँ पे हो चुके हैं आए हुए, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती तो आपको आते साथ ही ये असाइलम अप्लाई करना चाहिए था। गो कि अभी भी आप अप्लाई करने में कोई रुकावट नहीं है, आप एट एनी स्टेज एट एनी टाइम जो है वो असाइलम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखना ये है कि उस असाइलम के एप्लीकेशन के अंदर जेन्युइनिटी किया है, संजीदा एप्लीकेशन कितनी है और कितनी वो सिर्फ अपने स्टेटस को यहाँ पे या स्टे को तूल देने के लिए आपने वो एप्लीकेशन फाइल किया। ये काम है होम ऑफिस का देखने का। तो एप्लीकेशन अप्लाई करने की हद तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि अगर आप 2.5 साल आपने यहाँ पे गुजारे हैं तो अब आपकी एप्लीकेशन शायद इतनी वैलिड एप्लीकेशन नहीं होगी अगर अब जाके ये एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे। हाँ, अगर आपके सर्कमस्टांसेस इतने पोटेंशियल है उनके अंदर तो मे बी फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप ज़रूर किसी सॉलिसिटर से जो अपने एडवाइस लीजिए, पूरे अपने सर्कमस्टांसेस बता के, वही आपको सही बता सकेगा इस वाले से। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैं 2 साल पहले स्टूडेंट वीज़े पे आया था पाकिस्तान से। ठीक है। तो सर अभी मैंने यूरोपियन लड़की से शादी की है, तो सर मुझे अब नेक्स्ट स्पाउस वीज़े के लिए अप्लाई करने के लिए अभी मेरा 6 माह का वीज़ा पड़ा है, तो ये आप मुझे रहनुमाई करेंगे कि मैं वीज़ा अपना एक्सपायर होने से कितनी देर पहले ये नया वीज़ा जो स्पाउस के लिए है, ये मैं कितना अर्सा पहले इसे अप्लाई कर दूं, और यूरोपियन के लिए मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, और तीसरा ये कि मुझे स्पाउस वीज़ा यूरोपियन सिटीजन के साथ शादी करने पे कितने अरसे का मिलेगा? मेरे भाई, आपने तो पूरी किताब के सवाल कर लिए मेरे से। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, यहाँ तक स्पाउस यूरोपियन के स्पाउस के हवाले से आपका स्टेटस है, तो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपकी शादी रजिस्टर्ड हो चुकी है तो आप जितनी जल्दी मुमकिन हो सके आप अप्लाई कर दीजिए। स्टूडेंट स्टेटस अगर आपका ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, अगर आप कॉलेज नहीं जा रहे, पढ़ नहीं रहे, तो बेहतर ये है कि आप उस जिस टाइम में आपको प्रोग्रेशन चाहिए होगी शो करने के लिए, और उस टाइम पे आप कॉलेज नहीं अगर जाएंगे तो उसको वेस्ट करने की बजाय या उसका अब्यूज़ करने की बजाय आप जल्द से जल्द जो है अपनी ये एप्लीकेशन फ़ाइल कर दीजिए ऑन द बेसिस ऑफ स्पाउस। टाइम ड्यूरेशन है वो स्टैंडर्ड, जैसे सबको बार बार बताते हैं 180 डेज़ जो है वो स्टैंडर्ड टाइम्स हैं। तो जहाँ तक इसकी सक्सेस के स्कोप है, अगर आपकी शादी जेन्युइन है, अगर आप वाकई एक दूसरे के साथ एक जेन्युइन शादी की है और आप साथ रह रहे हैं और आप लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्टेट जैसे कि सिंपल प्रोसीजर है इसका। उसके बाद आपको आपका पहले जो है वो स्पाउस के तौर पे फैमिली मेम्बर ऑफ ए यूरोपियन सिटीज़न जो है आपको वीज़ा मिलेगा। उसके बाद फिर आप 5 साल के बाद आप क्वालिफाई करेंगे इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करने के लिए या परमानेंट रेजिडेंसी के अप्लाई करने के लिए, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस। तो इफ़ इट इज़ स्ट्रेट देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल।
नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं मोहम्मद खाबिर बात कर रहा हूँ। जी बताइए। असल में मैं 8 साल यहाँ पे 13 साल हो गए। तो मुझे 3 साल का वीज़ा दिया था 2009 में। ठीक है। तो अभी मेरे 4 बच्चे हैं यहाँ पे जो यहीं पैदा हुए हैं। सबसे बड़ी बेटी 13 साल की है, उससे बाकी सब छोटे हैं। अभी मैंने 6 महीने पहले उनको मैंने अपना वीज़ा दिया था एक्सटेंशन के लिए। अब 6 माह हो गए हैं, तकरीबन 6 माह से ऊपर हो गए हैं। बायोमेट्रिक्स हो गए हैं, अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो मैक्सिमम कितना टाइम लगाते हैं? जी स्टैंडर्ड टाइम तो 6 माह ही है, लेकिन चूँकि एप्लीकेशंस की भरमार है वहाँ पे, हम लोग मतलब इमिग्रेशन एप्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग होती है उनके पास, तो टाइम थोड़ा सा जो अब स्टैंडर्ड टाइम्स है उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। अभी तो अब आपने जस्ट मीट किया है उस स्टैंडर्ड जो टाइम लिमिट की जो लाइन है, बॉर्डर लाइन को मीट किया है कि 6 मंथ्स हुए हैं अभी। तो लेट्स सी, अब उनको फ्यू वीक्स का टाइम दें मज़ीद। अगर कोई आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते तो पहले आप उनको इंक्वायरी करें। अगर उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता तो फिर फ्यू वीक के बाद उनको एक कंप्लेन करें फॉर्मल सी। अगर फिर भी कोई जवाब नहीं आता तो फिर आप कोर्ट के रास्ते भी जा सकते हैं। तो आपके पास काफ़ी ऑप्शंस होंगे। बेटर है कि अभी थोड़ा सा और वेट कर लें। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन है, मैं 2006 में यहाँ आई थी और फॉर सम रीजंस मुझे आके असाइलम क्लेम करना पड़ा। मेरा रिफ्यूज हो गया केस। उसके बाद मैंने किसी से शादी कर ली, शादी ऐसे ही निकाह कर लिया मतलब। उसके बाद मैं एक्सपेक्ट करने लगी तो मुझे सोलिसिटर ने मशवरा दिया कि मैं केस रीओपन कर सकती हूँ। मैंने केस रीओपन करवाया, मेरा वीज़ा लग गया 5 इयर्स का 2010 मार्च 2010 में। अब वो मार्च 2013 में 15 में एक्सपायर होगा, लेकिन मेरा वो रिलेशन ख़त्म हो गया। आई प्ली डोमेस्टिक वायलेंस। उसके बाद मैंने दोबारा से एक रिलेशन में पड़ी, उनमें से मेरा एक बेटा है अब। तो मुझे पता ये करना था कि मैं अपने बेटे के लिए क्या अप्लाई कर सकती हूँ, क्योंकि उस वक़्त जब मेरा लग के आया तो मेरी बेटी 1.5 साल की थी और उसके डैड के साथ मेरा सब रिलेशन फिनिश हो चुका था। तो मेरा और मेरी बेटी लग के आया था, लेकिन अब मेरे बेटे के पास कुछ नहीं है। तो मुझे ये पता करना था कि उसके लिए मैं क्या अप्लाई कर सकती हूँ। पहले मुझे अब एक बात ये बताइए, दोनों बच्चों के जो फादर्स थे वो दोनों ब्रिटिश नेशनल थे? नहीं, एक साउथ अफ्रीकन था और एक पाकिस्तानी। तो उनके पास स्टेटस क्या था यहाँ पर? साउथ अफ्रीकन तो साउथ अफ्रीकन नेशनैलिटी होल्डर था। आई मीन यहाँ पे स्टेटस क्या था? रेजिडेंस स्टेटस था उनके पास? यहाँ पे हाँ जी रेजिडेंस स्टेटस था बिल्कुल। देखिए, एज लॉन्ग एज दे गॉट इंडेफिनेट लीव टू रिमेन, अगर इनमें से किसी के पास भी थी तो उसके बाद अगर कोई भी आपके बेबी यहाँ पे पैदा होते हैं तो वो स्ट्रेट वेज वे अप्लाई कर सकते हैं नेशनलिटी के लिए। अगर उनमें से किसी के पास नहीं थी और वो भी इमिग्रेंट्स थे तो फिर उनका जो बच्चों का स्टेटस है वो आपके हवाले से जो भी टाइम ड्यूरेशन आपके साथ है वो उसी वाले से सेम कैटेगरीज़ के अंदर वो आपकी, चूँकि आपके डिपेंडेंट होंगे वो उसी लिहाज से वो तमाम कैटेगरीज़ को पूरा करेंगे, तमाम उस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे। तो अगर आप ये समझती हैं कि उनमें से किसी के पास स्टेटस था तो आप फिल फोर जो अप्लाई कर सकते हैं उनकी नेशनलिटी के लिए। आपको उनके लिए कोई मज़ीद कोई इमिग्रेशन एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब, मेरा नाम अली है, मैं पेम्ब्रोक से बात कर रहा हूँ। जी अली। और मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं वर्क परमिट पर हूँ यूके में और शादी की थी, जो पाकिस्तानी लड़की थी स्टूडेंट वीजे पे थी यूके में और उनसे शादी की थी मैंने 2011 में और हमने निकाह भी यूके में किया है और रजिस्ट्रेशन भी यूके में हुई थी और फिर बाद में वो प्रेग्नेंट हो गई थी। तो हमने जो है इन कंट्री किसी ने कहा कि FLRO की अप्लाई करें ताकि डिपेंडेंट वीजे पे ना, स्पाउस डिपेंडेंट वीजे पे। हेलो जी मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, आप बात कंप्लीट करें। हाँ, तो किसी ने हमें कहा, मशवरा दिया कि आप FLRO अप्लाई करें आउटसाइड द नॉर्मल रूल और टू बी कंसीडर्ड एज ए डिपेंडेंट ऑन स्पाउस वीजा। तो हमने अप्लाई किया था, लेकिन ऑलमोस्ट 13 मंथ के बाद हमें डिसीजन मिला है कि हमारी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो गई है। ऑल्दो के राइट टू अपील दिया था उन्होंने, तो हमने अपील भी कर दी है। तो पूछना सवाल ये था कि चूंकि हमने जो अभी रिसेंटली लॉ चेंज हुआ है कि 5 ईयर आपको होने चाहिए डिपेंडेंट वीजे पर, तो क्या अगर हमारी वाइफ को वीजे के नंबर 1 कितने चांसेस हैं कि उन्हें एक कंट्री ट्रांसफर हो जाए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि
क्या ऐसा मुमकिन है कि हम उस प्रीवियस लॉ को कंसीडर कर सकें, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन तो पुरानी है और 2013 मार्च में हमें 2 साल हो गए साथ रहते हुए यूके में। ठीक है, आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया जी। ओके, इसमें सबसे पहली चीज़ ये है मेरे भाई कि जब आप FLRO एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं तो वो आउट ऑफ इमिग्रेशन रूल्स होती है, उसमें ना तो वो रिक्वायरमेंट्स उस तरीके की होती हैं, ना ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो पाबंद होता है रूल्स के मुताबिक इसको डिसाइड करने के लिए। उसमें काफ़ी हद तक मामला उसकी डिस्क्रेशन के ऊपर चला जाता है, वो उसको उसकी बेसिस पे डिसाइड करता है। और ख़ास तौर पे ये ज़रूरी है कि आपने सर्कमस्टांसिस क्या शो किए हैं, किस तरीके से उसको एलेबोरेट किया है, आपने रिलेशनशिप को कैसे इस्टेब्लिश किया है और क्या मेंटेन किया आपने। ये 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं देखने के लिए। आप ये बता रहे हैं कि 2 साल से आप लोग लिविंग रिलेशनशिप में हैं, ये रिटेन राइट्स बनते हैं आपके डेफिनेटली, लेकिन देखना ये है कि आप किस हद तक उसको उनको एक्सप्लेन कर पाएँ। अब मुझे ये पता नहीं है कि रिफ्यूज़ उन्होंने किस बेसिस पे किया है। अगर जनरल ग्राउंड्स के ऊपर रिफ्यूज़ किया, वैसे तो इमिग्रेशन रूल्स में हो तो वो फिर रूल्स के मुताबिक तो उस ग्राउंड्स के अंदर तो रिफ्यूज़ करेंगे नहीं, जनरल ग्राउंड्स के अंदर ही आपको रिफ्यूज़ किया होगा। आपको राइट ऑफ अपील दी है, आप एक अच्छी आप अपील यकीनन करें, उसको हेयरिंग के ऊपर भी बिल्कुल ज़रूर जाएं। और ख़ास तौर पे जब आपके पास बेबी है यहाँ पे और कुछ पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से भी आप ग्राउंड्स ले सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को ज़हन में रखते हुए आपके ह्यूमन राइट्स, प्राइवेट फैमिली लाइफ इतने स्ट्रांग हो चुकी हैं कि वो डिसप्रोपोर्शनेट होगा कि अगर उसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या कोई भी पब्लिक बॉडी इसमें अगर इंटरफेयर करती है तो ये काफ़ी हद तक डिसप्रोपोर्शनेट होगा। तो आपके पास काफ़ी हद तक स्कोप है कि आप अगर अच्छी रिप्रेजेंटेशन करें तो आप ये केस विन कर सकते हैं। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा, इसको दोबारा पढ़िए, देखिए और अच्छे तरीके से ये अपने केस को आगे लेके जाइए। हमारा ईमेल एड्रेस स्क्रीन पर मौजूद है। जो भी जो नाज़रीन हैं अगर अपने कोई डॉक्यूमेंट्स हमसे शेयर करना चाहें या अपने कोई बात पूछना चाहें ईमेल के ज़रिए, बिल्कुल ले सकते हैं, कर सकते हैं। ख़ास तौर पे अभी जो लास्ट में जो उन्होंने कॉल की, अगर आप भी अपने कोई रिफ्यूज़ल लेटर हमें ईमेल करते हैं, हम आपको उसके ऊपर देखिए स्पेसिफिक एडवाइस भी दे सकते हैं उसके मुताबिक से। जी, नेक्स्ट कॉल लेते हैं और ये कॉल जो है हमारी लास्ट कॉल होगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी मेरे पास डिस्क्रिशनरी लीव है 3 साल की, बच्चे की बीमारी पे मिली थी। ठीक है, तो क्या मैं चाइल्ड टैक्स अप्लाई कर सकता हूँ और वर्क टैक्स क्रेडिट अगर कर सकता हूँ तो मेरा एक्सटेंशन के टाइम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? देखिए मेरे भाई, जहाँ तक डिस्क्रिशनरी लीव का ताल्लुक है, आपको स्पेसिफिकली लेटर में लिखा होगा कि आप बेनिफिट्स नहीं ले सकते। उसके अंदर एक लिस्ट होती है, 8-9 किस्म के बेनिफिट्स ऐसे होते हैं जो कि आप नहीं ले सकते और 3-4 किस्म के बेनिफिट्स हैं जो कि आप ले सकते हैं। उसके अंदर एक डिटेल लिस्ट मौजूद होती है। अगर आप अनश्योर हों तो आप अपना रेफरेंस नंबर दे के होम ऑफिस कॉल करके उनसे वो लेटर भी मंगवा सकते हैं और उनसे ये भी पता कर सकते हैं कि आपके ऊपर कौन कौन सी पाबंदी है, क्योंकि ये हर केस में डिफरेंट पाबंदी होती है। अब आपके हवाले से आई एम नॉट श्योर कि आपके ऊपर कौन सी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर जनरली देखा जाए तो आप जो है वो इस तरह के बेनिफिट्स नहीं ले सकते और आपका इसका डेफिनेटली आपके जो जब आप इंडेफिनेट अप्लाई करते हैं उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट होता है। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि ये आपके पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसके साथ ही नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है। कोशिश की है जितने भी कॉल्स का जवाब दे सकें आपको। बार बार आपको ये रिमाइंड करवाया कि अगर आप ईमेल करना चाहें तो आप ज़रूर कीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप उसका रिस्पांस देंगे। अगर आप हमें सर्च आउट करना चाहें, मेरा नाम भी स्क्रीन पे आता है, आप लॉ सोसाइटी की वेबसाइट पे जाके हमें सर्च आउट भी कर सकते हैं और हमसे डायरेक्ट भी आप कोई भी एडवाइस या इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आपको हमारे प्रोग्राम से जो है वो कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। बाकी प्रोग्राम में भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।